नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। डेट टू जीडीपी रेशियो एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटर है क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई देश अपना ऋण चुकाने में कितना सक्षम है। यह मूल रूप से किसी भी देश के ऋण और उसके जीडीपी के बीच का अनुपात बताता है। किसी भी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू जीडीपी का आंकड़ा दिखाता है। डेट यानी कि कर्ज और जीडीपी के बीच का आंकड़ा जितना कम होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही स्वस्थ होगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि जिन देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो लंबे समय तक 77% से अधिक रहता है उन्हें आर्थिक विकास में काफी मंदी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है। यह जनरल डेट है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ऋण शामिल है। हाल में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। IMF ने भारत के डेट लेवल को लेकर चिंता जताई है और यह कहा है कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 2028 तक 100% से भी ज्यादा हो सकता है। अगर बाकी देशों से तुलना की जाए तो US का डेट टू जीडीपी रेशियो 107% है, वहीं UK का 140% और चाइना का 200% है। इन सब देशों के मुकाबले भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% ही है, लेकिन यह 77% के आंकड़े से ज्यादा है। अगर कोई देश ऋण के खतरे की सीमा के अंदर रहता है तो सरकार असाधारण वित्तीय सहायता के बिना या डिफॉल्ट किए बिना अपने सभी वर्तमान और भविष्य के भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम रहती है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि हर देश को क्रेडिट रेटिंग देते हैं और यह क्रेडिट रेटिंग ये बताता है कि इस देश में इन्वेस्ट करना या निवेश करना लाभप्रद है कि नहीं। जैसे कि फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज ने भारत के क्रेडिट रेटिंग को लो किया। इसके पीछे के कारण को कमजोर फिस्कल परफॉर्मेंस और लो प्रति व्यक्ति आय को बताया जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भारत के वृद्धि दर में कमी आई थी और सरकार को बाजार से कर्ज उठाना पड़ा था, जिससे भारत के क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ा है। लेकिन कोविड-19 के दुष्प्रभावों के बावजूद भी भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.6% है, जिसकी वजह से भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस जीडीपी ग्रोथ के पीछे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है जो कि सरकार द्वारा किया जा रहा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करता है और ज़रूरतमंद देशों को लोन्स भी देता है। वह इकोनॉमिक पैरामीटर्स में कौन से इम्बैलेंसेस आ रहे हैं इन सब चीज़ों पर निगरानी भी रखता है। IMF कर्ज तो देता है लेकिन उन कर्जों के साथ आती हैं कुछ शर्तें, जैसे कि गवर्नमेंट बोरोइंग को कम करना, जिसमें IMF आमतौर पर देशों को सुझाव देता है कि सरकारें अपने टैक्सेस को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को कम करें जिससे उन्हें कर्ज ना लेना पड़े। पॉलिसी सजेशंस में प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की बात करता है जो कि फ्री मार्केट पॉलिसीज के अंतर्गत आती हैं। जो भी IMF के सजेशंस होते हैं वे ज़्यादातर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पर होते हैं। ऐसे एक तरह के सजेशंस या सल्यूशन हर एक देश पर लागू नहीं किए जा सकते। देशों को अपने परिस्थितियों को देखकर पॉलिसीज बनाने और लॉन्ग टर्म विजन रखने की जरूरत होती है। जहां तक भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो की बात आती है तो यह 81% है, जिसमें से केंद्रीय सरकार का डेट 57% है और बाकी राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार को कोविड-19 की वजह से गरीबों के लिए कई सपोर्टिव स्कीम्स चलानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है और इस स्कीम को 5 सालों के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से 2030 के बीच स्पेंडिंग करीब 143 लाख करोड़ रुपीस का होगा। यह आंकड़ा पिछले 7 सालों में 67 लाख करोड़ रुपीस का था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में काफी बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। तो जब IMF कहता है कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो काफी हाई है तो
इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर खर्च किया है, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। अगर बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरीज पे करने या सब्सिडीज पे करने में जा रहा होता तो काफ़ी चिंता की बात होती। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एक तरह का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जिससे आने वाले समय में वृद्धि दर में तेजी आएगी। तो स्पेंडिंग की गुणवत्ता क्या है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। IMF की पॉलिसी सजेशंस अमेरिका से अनौपचारिक रूप से प्रभावित होते हैं और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका होती है देश को आगे ले जाने में। और लेकिन वहीं जब भारत की बात आती है तो भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर सरकार की अर्थव्यवस्था में भी एक प्रमुख भूमिका होती है। जो क्षेत्रों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ सरकार पहले निवेश करती और फिर प्राइवेट सेक्टर सरकार को फॉलो करता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर अभी भी रिस्की एरियाज में जाने से बचता है। एक बार जब सरकार का आश्वासन मिल जाता है तब प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करने में अपनी उत्सुकता दिखाता है। इसलिए IMF के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने लोकल कंडीशंस के आकलन को ध्यान में रख करके ही इन पॉलिसी सजेशंस को मानना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को नहीं अपनाया जा सकता है। जो भारत का जनरल डेट है वह है 81%, इसमें से 57% केंद्र सरकार का है और बाकी का 24% राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य सरकारों ने पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे भी बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया है, जो कि इलेक्शन जीतने के लिए होते हैं। राजनेता लुभावने स्कीम्स जनता को ऑफर करते हैं ताकि उन्हें वोट लेने में आसानी हो। आम भाषा में इसे रेवड़ी भी बोलते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अगर राजनेता ऐसी स्कीम्स की प्रॉमिस करते रहेंगे तो भले ही कुछ समय के लिए जनता की मदद हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकारी खजाने पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकारों को पॉपुलिस्ट मेजर्स से बचना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम करने की आवश्यकता है। तो जहां तक ऐसे एक्सपेंडिचर्स की बात है तो IMF की टिप्पणी को संज्ञान में लेना चाहिए और सरकारों को अपने एक्सपेंडिचर्स पर पुनर्विचार करके उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। जब देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है तो वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। भारत अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो वह राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र रहेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना पाएगा। कर्जा कम रखना और अपने खर्चों की गुणवत्ता रखना हर रूप में लाभप्रद होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।